हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक टेस्ट का सोल्यूशन का डिस्कशन करेंगे, राइट। आपको पता है कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। उसी से रिलेटेड ये एक टेस्ट हुआ था। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से अपने को करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम मार्क्स एक्वायर किया जा सके, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी, किसका रिगार्डिंग है ये, मोनार्क, ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क एंड इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में कंपैरिजन करके पूछा है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट है कि द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क इज़ हेरिडेटरी, क्या ये बात सही है, बट द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड, ये बात तो सही है कि मोनार्क होता है वो क्या होता है, हेरिडेटरी होता है ब्रिटेन में, बट जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसको क्या किया जाता है, भाई सब इलेक्ट किया जाता है हर 5 साल में, राइट। और ओथ कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत दी जाती है, आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग, राइट। और अगर इम्पीचमेंट करना हो तो आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग। ये दोनों आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट किस किस में है, इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों में से आंसर हो सकता है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द इंडियन प्रेसिडेंट लैक्स डिस्क्रिशनरी पावर बट द ब्रिटिश मोनार्क हैज़ द सेम, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि भाई डिस्क्रिशनरी पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन इसमें लेग बोला कि नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा कहाँ का मतलब ऑप्शन में, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है, ये तो पहले गलत हो चुका था और यहाँ पर भी गलत है, तो ये और ये सब गया, बचा क्या, एक ही ऑप्शन, दैट इज आंसर बी इज करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर भी एक सोल्यूशन दे रखा तो पढ़ लो। द ब्रिटिश किंग enjoy the absolute immunity but the Indian president does not have such facility, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका इम्पीचमेंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। और द ग्राउंड क्या होता है, यहाँ पर देखिए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कुछ पॉइंट इसमें और लिखा है, देख लीजिए कि द किंग मतलब जो ब्रिटेन का किंग है उनके बारे में बात की कि हैज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर, शी इज़ नोन एज द गोल्डन ज़ीरो के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन द इंडिया देर वॉज लैक ऑफ क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन प्रेसिडेंट, क्लैरिटी होती है, बट देखो देर वॉज अ कन्फ्यूजन अबाउट वेदर शी और हैज़ एनी डिस्क्रिशनरी पावर और मेरली ए रबर स्टैम्प। लेकिन जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई साहब डजेंट हैव एनी डिस्क्रिशनरी पावर, द रियल पावर लाई विद द पीएम वाइल द प्रेसिडेंट इज मेरली रबर स्टैम्प। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसमें ये बोला कि अगेन चेंज द इंस्टेंट एंड प्रोवाइडेड सम स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर के साथ उन्होंने बोला कि है उनके पास, एंड शी कुड नाउ सेंड रिक्वेस्ट बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केवल एक ही बार भेज सकता है लेकिन भेज सकता है। इसका मतलब क्या हो, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। और आल्सो वो इसके पास एक सिचुएशनल पावर भी होता है इन केस ऑफ द हंग असेंबली, मतलब जहाँ पर क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आती है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लायक नहीं होती, उस समय भी उनके पास सिचुएशनल पावर होती है, राइट। तो मतलब कह सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, इसलिए पहला आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच कंट्री ऑफ द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है। ऑप्शन सी इज़ राइट, दैट इज़ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या लिया गया है, लिखा रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू भी लिया गया है, राइट। तो इसमें और कुछ पॉइंट वो देख लो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पॉइंट लिया गया, एक फंडामेंटल राइट लिया गया है जो कि आर्टिकल 12-13 से शुरू होता है, 35 तक के आसपास जाता है। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, पार्ट 4 में क्या देखा, DPSP दे रखा है, राइट। तो इसके अलावा क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया गया है जो कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत किया जाता है। ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट भी लिया गया है, प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी यहीं से लिया गया है, और इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी भी लिया गया है, राइट। ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। और अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी क्या है, लाइक यूनिटरी फंक्शन है या फिर फेडरल फंक्शन है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या होगा, ये फेडरल फंक्शन हो जाएगा। अगर बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी तो फिर क्या होगा सर, ये एक यूनिटरी फंक्शन हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, दैट इज हु वॉज द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अय्यर, फिर अलादि कृष्णन अय्यर, ठीक है, स्वामी अय्यर,
एन अनुराग नारायण सिन्हा, एन बलदेव सिंह, एन माधवा राव, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही होगा। बी में कौन कौन सा, 1, 2 और 5, राइट। ये लोग नहीं थे, ये बलदेव वगैरह थे, ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उनके पार्ट थे। शेख बलदेव आई थिंक वो थे लेबर मिनिस्टर वगैरह के समथिंग थे, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको और भी याद होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, फॉर्म्ड कब की गई थी, वो 29 अप्रैल 1947 को, राइट। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके क्या थे, उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का फुल फॉर्म ये दे रखा है, अम्बेडकर जी लाइक उनका फुल फॉर्म था भीमराव रामजी अम्बेडकर, राइट। उनके चेयरमैन कौन कौन थे वो देख लो, यहाँ पे दे रखा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो प्रेसिडेंट थे। फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। इसके बाद अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे। के मुंशी थे। एन माधवराव थे। सर टी कृष्णामाचार्य थे, लाइक। फिर स्पेशल एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ओनली कांग्रेसमैन इन द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज के मुंशी और टी कृष्णामाचार्य ज्वाइन लेटर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, राइट। चलिए आगे समझने की कोशिश करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या इंक्लूड नहीं किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, उसमें ये रखा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बात की थी नहीं, उन्होंने तो क्रिप्स मिशन में तो क्या बोला, ठीक है, आपको डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। गांधी जी बोले पागल हो गए क्या, हम डोमिनियन स्टेट की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो अब क्या चाहिए, आज़ादी भाई साहब। दूसरा उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो ये बात उन्होंने सही बोला था, हाँ, मतलब ये बात भी सही थी और ये बात भी सही थी। डोमिनियन स्टेट के बारे में बात की थी। स्टेट प्रोविजंस आर फ्री टू ज्वाइन एनी, बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी यूनियन को या फिर स्टेट को ज्वाइन कर सकते हो। और लिखा था ऑल रेसिडरी पावर टू बी वेस्टेड विद द स्टेट प्रोविंसेस। ऑल जिससे जहाँ भी आओ ओला वगैरह कुछ आता है ना इस तरह का, वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सावधान हो जाइए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट, मतलब ये हमारे लिए सही ऑप्शन होगा, राइट। तो ये भी इंक्लूड किया था, ठीक है, थोड़ा मिस हो गया था लेकिन ये हो गया था कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड बाय द इंडियन पीपल, ये बात कही गई थी। लेकिन उन्होंने बोला था कि हम डोमिनियन स्टेट वगैरह देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस की बात में नहीं की थी क्रिप्स मिशन, राइट। चलिए देख ले क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए कि क्रिप्स मिशन है वो सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक कैबिनेट मेंबर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, राइट। और ये द प्रपोजल वर अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, तो उसके बाद में क्या था। और अगर इफ़ एक्सेप्टेड बाय गांधी एंड द मुस्लिम लीग, अगर दोनों के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग एक लाइक मेजर पार्टी थी, अगर उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था तो प्रपोजल में इंक्लूड किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपल, प्रपोज्ड बाय द पीपल, राइट। मतलब भारत के लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड इंडिया विद अ डोमिनियन स्टेट। देखो इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी, डोमिनियन स्टेट के बारे में, स्टेटस के बारे में बात की थी। देयर शुड बी वन इंडियन कंप्राइजिंग ऑल द प्रोविंसेस इन इंडियन स्टेट के बारे में बात की थी उन्होंने। एनी प्रोविजन और इंडियन स्टेट की बात की, नॉट एक्सेप्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। देख लो ये खतरनाक क्लोज डाल दिया था कि कोई स्टेट है अगर वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। अरे भाई कैसे, फॉर एग्जांपल हैदराबाद वगैरह पर निज़ाम वगैरह, अगर वो इंडिपेंडेंट रह जाता तो भाई हमारा भारत का हिस्सा कैसे बन पाता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कैसे हो पाती है हमारे देश की, राइट। तो काइंड ऑफ ये फ्रिक्शन हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये क्लोज उन्होंने डाला था, कितने शातिर और समझदार थे ब्रिटिशर्स, राइट। इसके बाद में उन्होंने बोला कि अगर ऐसे वो रहते हैं तो उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट करेगी। देख रहे हो इनके जहन में, मतलब एक तरह से कितनी शातिरता और कितनी आई वुड से कि डिप्लोमेटिकली बात और डबल स्टैंडर्ड छिपा हुआ था। लास्ट में लिखा है कि वाइल द प्रपोजल ऑफ द रेसिडरी पावर विद द स्टेट वाज पुट फॉरवर्ड इन द कैबिनेट मिशन इंस्टेड ऑफ द क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन में पुट फॉरवर्ड की थी इंस्टेड ऑफ द क्रिप्स मिशन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन समझ में आया। पांचों क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इलेक्शन। इंडिया में इलेक्शन होता है उसके संबंध में आपको चीज़ें बताना है। उसमें लिखा है पहला स्टेटमेंट में कि द नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट। क्या ये बात सही है? यस, पहला स्टेटमेंट सही है कि जो नोटिफिकेशन होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसमें लिखा है कि द प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन आर मेंशन इन आर्टिकल 326। क्या ये बात सही है? क्या नहीं, आर्टिकल 324 में लिखा है ये, राइट।
324 में लिखा है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट देख लो तो गलत है, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। है समझ में आई। लास्ट में ऑप्शन पढ़ लीजिए, आगे के लिए याद रहेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और थोड़ा बहुत देख लीजिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। एक ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीधा का सीधा स्टेटमेंट आप मेंस के इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 जनवरी को 1950 में बनाया गया था और इसी समय आई थिंक वोटर डे भी मनाया जाता है, राइट। ये बात भी याद रखना, 25 जनवरी को। इसके बाद द प्रोविजन रिलेटेड इलेक्शन कमीशन आर मेंशन आर्टिकल 324 नॉट 326, राइट है। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्टिंग में केवल एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। इसके बाद में एट प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एक और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पहली बार 2 एडिशनल कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था 16 अक्टूबर 1889 को, राइट। फिर इसके बाद में उनका टेन्योर लेटेस्ट टिल दी 1990 तक ही रहे थे, मतलब 89 तक बने थे, फिर 1990 तक ही रहे थे। फिर सब्सिक्वेंटली 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड किया गया था, राइट है। इन 1993 सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टी मेंबर कमीशन हैज़ बिन इन प्रैक्टिस था, तब से अब मल्टी मेंबर चीज़ें प्रैक्टिस चल रही है। मल्टी मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन बॉडी में, और द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटी के बेसिस पर डिसीजन को लिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और जनरल इलेक्शन शेल बी हेल्ड पर्पस ऑफ द वही कॉन्स्टिट्यूटिंग न्यू हाउस वगैरह पीपल ऑफ लोकसभा के लिए और राज्यसभा लोकसभा और उसके लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करने इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शन वगैरह होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका अंदर ये भी सारी चीज़ें लिखी गई, बट मोर देन सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट टर्म यूज्ड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जिसको हॉरोस्कोप कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लाइक समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जिसको लिखा गया है। तो इसमें लिखा है द सॉवरेन, ठीक है। अगर आपने प्रीएम्बल को ठीक से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए वो इस तरह से किया जा सकता है कि लेट मी फर्स्ट डू लाइक दिस, ओके। इसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular and democratic S3DR करके याद किया था, आपको याद होगा, sovereign socialist secular democratic republic S3DR, ठीक है। S3 डॉक्टर, इसे याद करिए। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कि सीक्वेंस है। आपको पता है सेकुलर वर्ड है जो कि जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था, इसके पहले नहीं था। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि 1950 में, उस समय जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था 1950 के आसपास, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, उस समय क्या था, उस समय एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी, एग्जैक्ट लाइक कंडीशन क्या थी प्रेम्बल की। तो ये सेकुलर शब्द हटाने के बाद में ये स्थिति थी। ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी के द्वारा पहले भी, ठीक है। ये बात समझ में आती है। चलिए, इसमें कुछ याद करना तो याद रख लो, कब अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, ये सारी चीज़ पॉइंट लिखा है। और देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव का भी पूछा जाता है तो ये याद रखिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इसमें जस्टिस में पूछा जाता है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और लिबर्टी में एकदम ये स्टेटमेंट उठ के जाता है कि थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के बारे में बात की, इक्वालिटी ऑफ स्टेट अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट दी अमंग ऑल, इक्वालिटी को प्रमोट करना है। और फ्रेटर्निटी में लिखा कि अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बारे में है। तो ये स्टेटमेंट आपको मेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, और पीटी में तो पूछे जाते ही हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन अगला, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कि डीपीएसपी, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, और नॉट इन्फोर्सिबल बाय द एनी कोड। ये बात बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसका ये असर ने इसका रीज़न दिया है स्टेटमेंट दूसरे में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट देन द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात सही थी, क्या ये बात सही थी? नहीं, ऐसा नहीं था कि लेस इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया था, बट ये कि उस समय फाइनेंस रिसोर्सेज वगैरह चीज़ें नहीं थी, इसलिए शायद उसको इम्पोज नहीं कर पाए थे, राइट। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं कि डीपीएसपी जो कोई पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, जो कि क्या करते हैं, एक तरह गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं। इट्स मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए
कि दूसरा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है बिकॉज नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द राइट ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस बीइंग कंसिडर लेस देन द फंडामेंटल है, इसलिए नहीं कि वो कम इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको इन्फोर्स नहीं किया था, बल्कि DPSP आर नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट बिकॉज दे आर मीन टू गाइडलाइंस टू हेल्प द गवर्नमेंट टू गवर्न द स्टेट के लिए उन्होंने गाइडलाइंस की तरह दिया गया था। लॉ मेकिंग में और पॉलिसीज जो बनाई जाती है भारत सरकार के द्वारा उनमें इनका ध्यान देते हुए बनाना चाहिए। दैट मीन्स DPSP शुड बी कंसिडर्ड वाई फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड द लॉज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इसलिए एंड दे आर इंटेंड टू इंस्पायरिंग टू गाइड और स्टेट एंड नॉट द राइट इन्फोर्स, मतलब इंस्पायर करे इस तरह की चीज़ की गई थी, राइट। तो इसलिए ये सारी चीज़ की, अदरवाइज इसका ये एज सच रीज़न नहीं है। द स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। इज़ दैट क्लियर? हाँ, फाइनेंशियली रिसोर्सेज वगैरह नहीं था उस समय, इतना पैसा वैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं कर पाए थे, जो मतलब इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने। 7 अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। क्रिएशन जो स्टेट को बनाया गया उनके क्रिएशन का स्टेट क्या है, कि कौन सा स्टेट पहला बनाया गया था, कौन सा का बनाया गया था। ये क्वेश्चन यार PCS में कई बार पूछा जाता है, तो इसको क्या करो, एक बार इसको रट्टा मार लो। क्या कर लो? इसका रट्टाफिकेशन कर लो। कैसे? देखिए, लेट मी डू समथिंग फर्स्ट। इसको थोड़ा सा जूम करने दीजिए। ओके, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, पहला जो स्टेट है यहीं से शुरू कीजिए। देखिए, नागालैंड कब बनाया था? 1951 में नागालैंड को याद किया। आंध्र प्रदेश 53 में बनाया गया था। केरला 56 में। महाराष्ट्र एंड गुजरात 60 में बनाया था। हरियाणा 66 में बनाया था। मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा 71 में बनाया था। कर्नाटक 73 में। सिक्किम के लिए 35th एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एसोसिएटेड बना था एंड 36 में फुल फ्लेज स्टेट बना था, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1986 में, तीनों याद रख लीजिए। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा तीनों 1986 में बना था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, आपको पता है। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, ठीक है। और तेलंगाना 2014 में बनाया, ये लेटेस्ट स्टेट बना है 2014 वाला, राइट। तो ये सारे के सारे आप एक बार याद कर लीजिए। देखो, बल्क में याद कर लीजिए कि 86 में तीनों स्टेट बने थे, याद रख लीजिए। 2000 में 3 स्टेट बने थे। तो इस तरह से अब महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में बने थे। इस तरह से अगर याद रखोगे तो आपको याद रह जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। नागालैंड बना था जो कि 1900 का बना था, 1952 में बना था। इसके बाद में अपन ने देखा था हरियाणा कब बना था? हरियाणा बना था इसके बाद में 1966 में। सिक्किम का बना था 1975 के आसपास। मिजोरम का बना था 1976, ठीक है। 1986 देखा ना अभी, ये देखो। इसके बाद में उत्तराखंड कब बना था? ये 2000 में बना था, राइट। MP से अलग होकर छत्तीसगढ़ भी इसी समय बना था। 9th क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। 5 तरीका दे रखा, आपको पता है। इन 5 वेज, कौन कौन से 5 वेज या वेज है मतलब तरीके, तो याद कर लीजिए। कौन कौन सा? बाय डिसेंट, बाय बर्थ, आपका जन्म ही हुआ, फिर आपका डिसेंडेंट यहाँ पे, फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा, फिर नेचुरलाइजेशन के द्वारा, या फिर एक्वायरिंग द टेरिटरी, मतलब टेरिटरी को एक्वायर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर पाकिस्तान की टेरिटरी को एक्वायर कर ले इंडिया, तो उसके जो सिटीजन्स हैं वो सारे इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। समझ में आई? तो इस तरह से भी इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10th वाला, इसमें लगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए, ये करेक्ट और इनकरेक्ट को समझने की कोशिश क्या करो हमेशा। फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनेंस कमीशन है, उसका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है, इसलिए आंसर हो ही नहीं सकता। इट एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस रिसोर्सेज। बिल्कुल प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम होता है। इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो मैंडेटरीली नहीं होती, इट्स लाइक एडवाइजेबल इन द नेचर, नॉट मैंडेटरी, राइट। स्टेटमेंट भी और इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कभी कभी। इट रिकमेंड द अल्टरेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द फाइनेंस रिलेशन। के ये बात करता है? नहीं, सब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए रिकमेंड नहीं करता, ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो स्टेटमेंट ये फंक्शन नहीं है और यही पूछा इनकरेक्ट, तो ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लास्ट वाला देख लो, इट रिकमेंड द मेजर्स नीडेड टू अक्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कि किस तरह से कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट है उसको अक्यूमेंट किया जा सकता है, बढ़ाया किया जा सकता है, ये रिकमेंड कर सकता है। 10th क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11th वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के अंतर्गत इमरजेंसी इंपोज की जाती है, उसमें एक्यूरेटली डिस्क्राइब कौन सा करता है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग विद रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से नहीं होती सर, पार्लियामेंट से इतनी रिकमेंडेशन लेंगे और तब तक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि द इमरजेंसी डिक्लेयर्स द अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। तो 2 मंथ के करना चाहिए, ये
बात भी गलत हो गई, 1 मंथ इसमें आता है। एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नीडेड टू बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी विद ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिमेन इन द फोर्स। बिल्कुल सही बात है, ईच ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी द 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। लास्ट वाला स्टेटमेंट, द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 350 ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स ऑल फंडामेंटल राइट। जहाँ पर ऑल आता है वहाँ की जगह तो गलत बात हो जाती है, आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। क्या समझ में आई? और कौन कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होते हैं उसमें देखा ना, आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में रिलीज़ करता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, और कुछ पॉइंट इसमें देख लो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन amendment made in 44 constitutional amendment, the president can proclaim emergency in article 352 only upon the receiving the written recommendation from the cabinet। कैबिनेट से आती है ना कि पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट लिखा था इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था। दूसरा देखिए, देयर वाज इंट्रोड्यूस टू इंश्योर दैट सच सिग्निफिकेंट डिसीजन इज टेकन कलेक्टिवली एंड नॉट मेयरली एट द डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी ऑफ द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही, कलेक्टिव लिया जाता है इसलिए ये नहीं होता है। इसके अंदर इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन दी 1 मंथ। इसमें 2 मंथ लिखा इसलिए गलत हो गया था। ठीक है, और इसमें लिखा है वैलिड एंड इट रिक्वायर अप्रूवल स्पेशल मेजोरिटी फ्रॉम बोथ द हाउसेज रिमेनिंग द जब फोर्स रहता है तो मतलब वही है कि अप्रूवल की जरूरत होती है। हावेवर लोकसभा कैन रिमूव इट सोलेली, लेकिन जब रिमूव करना तो लोकसभा ही सिंपल मेजोरिटी के साथ रिमूव कर सकती है। इज दैट क्लियर? सम ऑफ द आर्टिकल कैन बी अमेंडेड, सस्पेंडेड, सम किया जा सकता, नॉट ऑल द फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकल सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है सर? राइट टू राइट रिलेटेड है, और राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंतर्गत आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राइट, विच इज प्रोक्लेम्ड अंडर द आर्टिकल 352। इज दैट क्लियर? 12 क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तरीके राइट टू प्राइवेसी मैंने अभी बताया, जो कि पुट्टा स्वामी केस आया था 2017 के आसपास। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसके अंदर आता है, तो ये तो उसका ऑप्शन होना ही सीखा। दूसरा राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी आता है आर्टिकल 21 कैपिटल ए के अंतर्गत आता है। राइट टू लीगल फ्री एड, ये भी आता है। इसका अंदर राइट टू ट्रेवल विद इन दी कंट्री, इधर आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, ना कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए क्या क्या इसमें और आता है वो देख लीजिए। देखिए इसको सबसे ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा कई बार अमेंड किया जा चुका है आर्टिकल 21। इस पर मेंस भी क्वेश्चन आए हैं और आते रहते हैं। तो देखिए कौन कौन सा आता है आर्टिकल 21 में, बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आता है, राइट टू लाइवलीहुड आता है, राइट टू लाइफ डिग्निटी आता है, राइट टू वाटर, स्पीडी जस्टिस, प्राइवेसी, हेल्थ। ठीक है, टैब देखो इसमें लिखा है विद इन दी टेरिटरी वाला लिखा था ना, कंट्री, ये वाला आर्टिकल 19 के अंदर आता है। बट अगर अब्रॉड की बात करते हैं आर्टिकल 21 आता है। मेनका गांधी वाला केस सुना है, विच इज़ रिलेटेड टू द सेम केस, राइट। राइट टू शेल्टर की बात की, फ्री लीगल एड की बात की, जिसका अंदर फिर नालसा बनाया गया था, आपको पता है 1987 के आसपास, राइट। इज दैट क्लियर? राइट अगेंस्ट दी बॉन्डेज, जो लेबर होते हैं उसके अगेंस्ट भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इन केस ऑफ दी हुसैन नारा खातून केस 1979 सॉरी, विच saw the emergence of the PIL in the public interest litigation in India and which led the speedy trial। speedy trial से रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो याद रखिएगा, हुसैनारा खातून केस जो कि 1979 से रिलेटेड है, राइट। एंड द फ्री लीगल एड, इसका अंदर लिखा है, ये चीज़ भी दी गई है, ठीक है। इसका राइट टू ट्रेवल विद इन द कंट्री फॉर अंडर आर्टिकल 19 नॉट द 21, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। समझ में आई बात? अब देखिए अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 51A। तो पहला पॉइंट तो याद रखिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी वो किस में आती है, आर्टिकल 51A में आती है, राइट। ये पॉइंट समझ में आता है आपको? बहुत बढ़िया। तो देखिए राइट टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कहीं भी घूमने फिरने जाओ तो भाई पब्लिक प्रॉपर्टी उसका रख रखाव, उसका ध्यान रखना चाहिए। ताजमहल घूमने गए या फिर कुतुब मीनार घूमने, चार मीनार, कहीं भी लाल किला वगैरह, जहाँ भी घूमने जाते हो तो ये हमारी जिम्मेदारी कि उसको सेफ गार्ड करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी भी हमारा ये एक तरह से मतलब हमारे देश के खिलाफ कोई चीज़ ना बोले, इस तरह की चीज़ें। तीसरा टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज। आई थिंक ये DPSP में दे रखा ना कि फंडामेंटल ड्यूटी में, इसलिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर एज पर द क्वेश्चन, राइट। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल ये आर्टिकल जो अपने DPSP में दे रखा है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी में दे रखा है, उसके अंतर्गत है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करें। देख लीजिए फटाफट आर्टिकल कौन कौन सी ड्यूटीज़ यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आर्टिकल 51 जो कि 42 एंड 46 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनमें भी किया गया है, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। तो देखिए टू अवॉइड, पहला क्वेश्चन है टू अवॉइड
बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट टू इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल एंथम, उसके अपने को वो करना है, इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्रीडम वगैरह है, फ्रीडम फाइटर, उनकी इज्जत करना है। प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड द कंट्री को करना है अपने को, राइट। इसके अलावा और क्या करना है, और हमें ये करना है कि प्रमोट द हारमोनी आना चाहिए, ब्रदरहुड के साथ रहना है, ठीक है। जो रिच हेरिटेज कंपोजिट कल्चर उसको प्रिजर्व करना है, फॉरेस्ट लेक इन सब का ध्यान रखना है, साइंटिफिक टेम्पर करना है, ह्यूमनिज्म की बात करना है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करना है, वायलेंस वगैरह उसको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। कलेक्टिविज़म की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद में देखो हु इज़ द पेरेंट गार्जियन, उन्होंने बोला कि फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और SMAV एज ऑफ 6 to 14 ईयर, तो 6 से लेकर 14 ईयर के बाद में दे रखी है, और इसमें केवल 6 साल के बारे में बात करी। तो 6 to 14, 6 से लेकर 14 साल के बारे में एजुकेशन देना बच्चों को पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास 1985 में पास किया था, ये आपको पता ही होना चाहिए, डायरेक्ट है। आई थिंक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, थोड़ा और देख लो डिटेल में। देख लो, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया था। उसने 10th शेड्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उसमें से 10th वाले शेड्यूल थे उसको इनकॉर्पोरेट इसमें किया गया था, राइट। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मुझे इसका विड्थ बढ़ाने दीजिए, ओके, ये किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, इसमें लिखा है कि लेटर फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था, मेड सम चेंजेस टू द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एंटी डिफेक्शन, जिसमें उन्होंने ग्राउंड और डिस्क्वालिफिकेशन बताया था किस किस ग्राउंड पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि इफ़ इलेक्टेड मेंबर गिव्स हिज मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी, मतलब मैं अगर लेट से कि बीजेपी से इलेक्ट हुआ और मैंने मेंबरशिप उसको त्याग दी, तो फिर मेरा जो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, मतलब आई विल नॉट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात समझ में आई। पहला स्टेटमेंट ये उन्होंने ये इंक्लूड कब किया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। दूसरा स्टेटमेंट कि इफ़ ही वोट्स और एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्री टू द डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी की जो डिस्क्रिशनरी पॉलिटिकल पावर की जो एक विप जारी होती है, अगर उसके अगेंस्ट मैंने कोई वोट वगैरह दिया तो भी मैं मेंबर नहीं रहूँगा। इफ़ मेंबर बिलीव इन इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड जो पार्टी के, कोई भी एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति वो इलेक्टेड हुआ और कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी भी मेंबरशिप खत्म हो सकती है। और नॉमिनेटेड मेंबर जो कि 6 महीने के बाद में किसी मतलब 12 मेंबर्स वगैरह ज्वाइन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टेड होने के 6 महीने बाद अगर ज्वाइन करता है तो वो उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर ज्वाइन करता है तो कोई बात नहीं। और नॉर्मली 12 मेंबर जो भी किया जाता है, लेट इज लाइक गवर्नमेंट की सांठगांठ होती है तो वो इलेक्ट होते हैं, पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं किसी न किसी को, राइट। डिसीजन ऑन द क्वालिफिकेशन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन इज़ रेफर्ड टू स्पीकर को दिया जाता है, या फिर और जो उसका रिजल्ट होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। स्पीकर हो गया अपना, हो गया किस में आता है, लोकसभा में। अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो फिर वहाँ की जगह जो भी चेयरमैन या स्पीकर होता है उसके पास जाती है चीज़ें, राइट। और उसका डिसीजन होता है फाइनल होता है। एग्जाम्पशन दे रखा कि किस किस केस में आपका ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला कि द डिफेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड ग्राउंड फॉर डिफेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए लेजिस्लेटर एज अ मेंबर ऑफ द वन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल आफ्टर मर्जर विद टू थर्ड पार्टी, इट मे नॉट लेट यू, मतलब अगर 2 पार्टीज में अगर मर्ज हो जाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में सीधा अगर मर्ज हो जाती है, या फिर 2/3 से भी ज़्यादा मेंबर अगर मर्ज होते तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन एक सिंगल व्यक्ति जाकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के लिए ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बाय बर्थ ऐसा होना ही चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट इज़ गलत, पहला स्टेटमेंट गलत हो तो ऑप्शन सी इज़ राइट। लेकिन ये किसके लिए, USA के सिटीजनशिप के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के लिए। अगर तुमको वहाँ का राष्ट्रपति बनना है तो वहाँ पैदा होना ही पड़ेगा भाई साहब। 25 साल की ही मस्ट बी एज ऑफ नॉट लेस देन, बिल्कुल 25 साल के लिए होना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, याद रखिए वो लोकसभा के इलेक्शन को, ये मतलब लोकसभा के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। इसको लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए एज कितनी होती है, 25, और राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो 30 साल की एज आपकी होना चाहिए, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसमें सारी चीज़ ये लिखी जो मैंने आपको बताई, इससे ज़्यादा है नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर में कौन कौन सी, गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है। तो देखिए इसमें पहला देखिए कि ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। ही अपॉइंट्स एंड रिमूव द स्टेट इलेक्शन कमीशन, के स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर नॉट उनके द्वारा किया जाता है, नहीं किया जाता है। ऑप्शन
ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दूसरा स्टेटमेंट अगर ये होता ये बचा क्या, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। और इसमें ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रोल, बिल्कुल ही कैन कर सकता है, एंड ही एक्ट्स एज द काउंसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। तो बी आंसर इज करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए कि देखिए भाई साहब, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर में, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की वो गवर्नर वेस्टेड होती है और उसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है भाई डायरेक्टली और थ्रू ही सबॉर्डिनेट ऑफिसर होता है, उसके द्वारा पावर को एक्सरसाइज किया जाता है आर्टिकल 154 के अंतर्गत, राइट। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट फॉर्मली टेकन, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होती है वो गवर्नर के नाम पे ली जाती है, राइट। ही मेक्स रूल स्पेसिफाई वगैरह जो भी होता है किस तरह से क्या करना चाहिए, उन्हीं के नाम पे सारी चीज़ चिट्ठा फाड़ा जाता है। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर रूल्स रेगुलेशन या फिर डिसीजन लिया जाता है वो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, इसी तरह से स्टेट में गवर्नर के नाम पे लिया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, गवर्नर अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड हिज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस, हाउएवर दे कैन बी रिव्यूड ऑन द मैनर ऑफ द ग्राउंड ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते, जो ग्राउंड ऑफ द जज एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसकी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस जो स्टेट इलेक्शन कमीशनर उनको हटाया जाता है। हाँ, अपॉइंट तो वही करता है लेकिन हटाया उनके द्वारा नहीं जाता, ये बहुत ही टेक्निकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उनके मेंबर को भी कर सकता है, एंड बट ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आई बात। ही कैन मेक द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, बिल्कुल आर्टिकल 356 के अंतर्गत वो रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई साहब हमारे स्टेट में ठीक ठाक काम नहीं चल रहा, आप इम्पोज कर दीजिए प्रेसिडेंट, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्ट चांसलर वगैरह है उसका एक्ट वगैरह करता है, आपको पता ही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट जितने भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, जो भी गोरे लोगों ने लेके आया था एक्ट और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया है हमारी कंट्री में, तो ये एक्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको ठीक ठाक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पहला स्टेटमेंट उन्होंने लिखा कि इट इंट्रोड्यूस द कंट्रोल एंड द रेगुलेशन ऑन द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, बिल्कुल सही बात। उनको ऐसा लगा था कि यार कंपनी कुछ गड़बड़ करने लगी इसलिए फिर रेगुलेशन की ज़रूरत लगी, ठीक है। रेगुलेशन की जरूरत कब लगती थी, जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह करने लगी थी और उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उन्होंने बोला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने ये लेके आए थे रूल्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद द अदर जजेस वाज सेट अप एट द सेंट जॉर्ज टू डील विद द सेंट जॉर्ज में नहीं किया गया था उन्होंने क्रिमिनल केसेस वगैरह, ये वाला नहीं स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये गलत दोनों चीज़ करेक्ट है। सर ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट जज ऑफ द कोर्ट थे, इसका नाम याद रखिएगा, एलिजा यार ये पढ़ लीजिए, पता नहीं इंग्लिश नाम होता है इतना याद रहता नहीं, बट हाँ थोड़ा इस तरह से ही है सर, एलिजा पे करके नाम इनका है, ठीक है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। इसमें देख लो 73 गॉट इंट्रोड्यूस ये किया गया था इसके द्वारा, इसमें देखो द एक्ट परमिट द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन इंडिया, हाँ टेरिटोरियल पोजीशन आप रखिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को बोल दिया था। इट चार्ज द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दी फोर्ट विलियम इन द कलकत्ता, फोर्ट विलियम इन कलकत्ता में हुआ था, ना कि यहाँ पर सेंट जॉर्ज में हुआ था, राइट, इसलिए ये दूसरे स्टेप में गलत हो गया था। इसके बाद में ये एलिजा एम्पे वॉज द फर्स्ट जज, ठीक है, ये पता ही है। द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर, उसको फिर जो ब्रिटिश कैबिनेट थे उनको पावर मिल गई थी कि इंडियन अफेयर में वो इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1730 ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस क्यों है, तो द फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ताकि रेगुलेट कर सके इंडियन ईस्ट कंपनी को, ये बहुत ही मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इट रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम दैट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। अब देखो धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन होगा, 1958 तक जाएगा, 1858 तक जाएगा, 1857 की क्रांति होगी और फिर इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, एक सेंट्रलाइजेशन की तरह जाता है फिर डिसेंट्रलाइजेशन के होता है, लास्ट में फिर 1947 में आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखिए कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट उसमें दे रखा है, इस लिस्ट में आपको बताना है कि उसमें कौन सा क्वेश्चन सही है और क्वेश्चन गलत है। तो पहला तो देखिए इसमें लिखा है कहाँ पर कितनी सीट है, तो देखो ये चीज़ आपको याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। तो पहला उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है, नंबर ऑफ दी राज्यसभा सीट आप थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। पहला उत्तर प्रदेश का एक ऑप्शन ए है जो कि 31 सीट है, ठीक है। दूसरा ए का ही है और बी का 3 है, तो देखो बी का 3 कौन सा ही है, 18, तमिलनाडु में 18 सीट है। सी का कौन है 4 मतलब देखो यहाँ पे कितना है 16 सीट है, ठीक है। और डी का 2 है, तो डी का 2 ये मतलब त्रिपुरा में एक ही है। तो राज्यसभा में कौन कौन सी सीट कौन सी स्टेट में कितनी है याद कर लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दे रखी है एक लिस्ट, वो देख लो कि आंध्र प्रदेश में दे रखी है कितनी
11 अरुणाचल प्रदेश में 1 दर की, आसाम में 7 दर की, बिहार में 16 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गोवा में 1 है, और गुजरात में 11 है, हरियाणा में 5 है, ठीक है, मध्य प्रदेश में 11 है, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 है, ठीक है। इस तरह से सारी याद कर ली। यूपी में सबसे ज़्यादा 31 है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं यूपी की पॉलिटिक्स प्रदेश के पॉलिटिक्स को डिसाइड करती है, ठीक है। और इसके बाद में दिल्ली टेरी की बात कर 3 है, पुदुचेरी में 1 है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन द इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहती है। तो इसमें देखिए, पहला अपॉइंटमेंट ऑफ द जज इन द कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम, बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरव्यू ज़्यादा होता नहीं है। द सैलरीज ऑफ द जजेस नॉट वेरीड टू जी डिसएडवांटेज, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द कंडक्ट ऑफ जज इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी आर नॉट डिस्कस, बिल्कुल है। उनकी क्या मतलब जो जज है वो किस तरह से अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे कोर्टे में, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया था। हाँ, इनका रिमूवल है, उसको डिस्कस किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है, बट उनकी ड्यूटी वो किस तरह से काम करेंगे वो डिस्कस नहीं किया जाता। इस सिमिलरली पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा कोई भी चीज़ होती है, वही वो कोर्ट भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स वगैरह पार्लियामेंट में क्या करते हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा कोई इन्फोर्स नहीं करते, इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गन्स और द इंस्टीट्यूशन, चेक एंड बैलेंस की बात यहाँ पे हो जाती है, राइट। अगला पॉइंट इसमें लिखा है कि द रिटायर्ड जज टू बी परमिटेड फ्रॉम द प्लेडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट, ये बात की जाती है, बिल्कुल सही बात। रिटायर्ड हो गए तो आप कहीं पे जज की तरह या फिर मतलब इसे प्लेडिंग या एक्टिंग नहीं कर सकते हो। तो 1 2 3 4 चारों के चारों स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, राइट। इसमें ये सारे पॉइंट्स वही लिखे जो अपन ने डिस्कस किया है, राइट। 19 में लिखा है कि ये सारी चीज़ करते हैं, ठीक है। आर्टिकल वगैरह याद रखना है, 124 दे रखा है इसमें, आर्टिकल 46 दे रखा है, सैलरी वाले संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन उसमें क्या नहीं था, तो इसमें याद रखिएगा सिंपल, द एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बाकी डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में था, डिस्प्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट के बीच में था, स्टेट और दूसरे 2 स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई चीज़ भी थी, राइट, ये चीज़ भी थी। डिस्प्यूट 2 और मोस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट, ही शुड नॉट हैव ऑलरेडी बीन इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, ये इनकी पहली कंडीशन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, बिल्कुल 10 ईयर के आसपास तो उसकी चीज़ होना चाहिए, बस सही है कि नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, उसको रिकमेंड किया जाना चाहिए। तो देखिए क्या क्या कंडीशन दे रखी है वो देखो। पहली बात तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल क्या है 233, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर, पहली बात है कि गवर्नर के द्वारा की जाती है, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के माध्यम से गवर्नर के द्वारा इनका प्रमोशन, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज का, राइट। द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट आर, क्या होना चाहिए, ही शुड नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, की किसी भी सर्विस में नहीं होना चाहिए उस बंदे को, एंड ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट प्लेडर फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, 10 ईयर दे रखा था इसलिए उन्होंने, तो कम से कम 7 साल का उसने एडवोकेट वगैरह या फिर कोई काम किया होना चाहिए। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, और हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंड किया जाना चाहिए। गुड क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझिए। 22nd क्वेश्चन है कि ए पर्सन बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज एलिजिबल टू फ्री लीगल सर्विसेज, फ्री लीगल सर्विस नालसा एक्ट के द्वारा दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आर्टिकल 39 ए में दे रखा है, ठीक है, 39, ठीक है। तो देखिए पहला कि वीमन एंड चिल्ड्रन वाले सेक्शन में आता है, बिल्कुल सही बात है, उनको तो मिलना ही चाहिए। दूसरा, विक्टिम ऑफ दी और पावर्टी, बेगर्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले, उनको भी मिलना चाहिए, ऐसे वाले सेक्शन वालों के लिए ही तो ये एक्ट बनाया गया है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी दिया जाता है, ठीक है, वो भी इतने पैसे वाले नहीं होते। पीपल विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन, ऐसे इनकम का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन 1 2 3 इज़ करेक्ट है, राइट, नहीं कि 4th वाला, हाँ बिल्कुल सही, 1 2 3 इज ऑप्शन इज़ करेक्ट है। कौन किस को दिया जाता है, तो याद रखिए नालसा एक्ट के अंतर्गत इनको चीज़ दी जाती है। ये SC ST के होंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर, पीपल अंडर कस्टडी, पीपल विक्टिम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो गया है, जिनकी इनकम होती है वो 1 लाख, 1.5 लाख इसमें लिखा था, लेकिन ये 1 लाख की इनकम से कम है, उनको भी ये चीज़ मिलती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे खिल गए, याद रखिएगा डेटा के साथ।
23 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमीशन। सरकारी कमीशन में क्या इंक्लूड नहीं किया गया था? सरकारी कमीशन पता है कि 1983 में बना था, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, और कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया था? देखो ये भी उन्होंने बोला कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाई है। कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी एक्टिवेटेड, उनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन पता चला है। बेसिकली सरकारी कमीशन किस लिए था? मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से एकदम रिलेशन ठीक ठाक रहे, इसलिए बनाया गया था। स्मूथ रिलेशन होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट था कि सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है। ये बात भी उन्होंने बोलना चाहिए कि सेंटर को कंसल्ट करना चाहिए। द रेसिड्यूरी पावर ऑफ द टैक्सेशन शुड बी ट्रांसफर टू द स्टेट, ये बात उन्होंने नहीं की थी, तो ये इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट है। इसमें कुछ पॉइंट दे रखा वो देख लीजिए। इसमें पॉइंट ये दे रखा पहला तो कि पहला पॉइंट तो उन्होंने ये दे रखा कि भाई साहब 1983 में बनाया गया था ये 3 मेंबर कमेटी थी जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस से संबंधित थी, और इसमें एसआर सरकारिया इसके कमीशन थे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था? रिव्यू द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंट्रल स्टेट के बीच में किस तरह का होना अरेंजमेंट होना चाहिए। रिकमेंड उन्होंने ये बोला था कि परमानेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट काउंसिल बनाना, जो कि अंडर आर्टिकल 263 के अंतर्गत होना चाहिए। प्रेसिडेंट के रूल के बारे में बोला था उन्होंने कि बहुत ही रेयर केस में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन एंड मोर सर्विस टू बी क्रिएटेड। ऑल इंडिया सर्विस बनाई जैसे कि IAS IPS और IFS की तरह, और भी सर्विस क्रिएट किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में द रेसिड्यूरी पावर ऑफ द टैक्सेशन शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट के साथ ही रहना चाहिए रेसिड्यूरी पावर, वाइल द अदर रेसिड्यूरी पावर शुड बी प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। और दूसरी जो पावर है मतलब टैक्सेशन पावर है वो तो रहना चाहिए पार्लियामेंट में, और दूसरी जो रेसिड्यूरी पावर है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए, ना कि स्टेट को देना चाहिए। यहाँ पे स्टेट का बोल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके अंदर प्रेसिडेंट उन्होंने बोला कि एक बिल के बारे में बोल रहा है कि इसका रीजनेबल कम्युनिकेशन होना चाहिए, जोनल काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी रिकमेंडेशन 3-4 पढ़ लीजिए, ठीक है। ये भी लास्ट में दी थी। 24 वाला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कंपलसरी प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कंपलसरी प्रोविजन क्या था? पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या बोला था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए पंचायत का। दूसरा डायरेक्ट रिलेशन टू ऑल 3 लेवल पर होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने बोला था। तीसरा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीट्स ऑन SC ST एंड OBC। SC ST एंड OBC की बात की थी उसने, नहीं SC ST की बात की थी, OBC की नहीं की थी। अतः कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, ये बात भी उन्होंने बोली थी। 1 2 3 4 ऑप्शन इज करेक्ट है, राइट। देख लो उन्होंने क्या क्या बोला था। ये 3 टायर सिस्टम की बात की, ग्राम सभा के बारे में बात की, डायरेक्ट इलेक्शन की बोली थी, ऑल 3 लेवल पर होना चाहिए, मतलब ये कि विलेज पंचायत है, फिर ब्लॉक पंचायत वाला हो गया, और फिर जिला पंचायत वाला। रिजर्वेशन ऑफ सीट SC एंड ST के बारे में बात की थी, कंपलसरी, बट रिजर्वेशन 5 OBCs माइनर वो था, वॉलेंट्री था, ठीक है, वॉलेंट्री नेचर था, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया था। मिनिमम एज होना चाहिए, अगर आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो 21 साल की आपकी उम्र होना चाहिए। फिक्स टेन्योर 5 साल का उन्होंने बोला था। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243 क्लॉज I में स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई थी, हर 5 साल में होना चाहिए, और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत को रिव्यू करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का, इसके बाद हम डिस्कशन खत्म करेंगे और दूसरे वीडियो में अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कौन सी इंक्लूड नहीं की जाती है इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत? तो ये समझिए कि टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात उनके पास पावर होती है इलेक्शन कमीशन के पास। टू अपॉइंट द ऑफिसर फॉर द इंक्वायरी द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट, बिल्कुल ये पावर भी होता है। टू रजिस्टर एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर करना और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी उनके पास होता है। आर्टिकल आई थिंक रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत ये चीज़ होती है। फिर इसका अंदर डी रजिस्टर की यही पावर नहीं होती है, किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं होती, इसलिए कभी कभी बुलाता है कि टूथलेस टाइगर है, ये कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, राइट। ये सारी पावर ही इसमें दे रखी है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली होगी, सो दैट यू कैन यूज़ इन योर रियल एग्जामिनेशन। Thank you for watching this